तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काला साया। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी कारणवश मैं शहर का नाम रिवील नहीं कर सकता। शहर का नाम हम एक अनजान नाम से रखेंगे। हेलो दोस्तों, शहर का नाम था नूरपुर। दिन में चमकती गाड़ियाँ, रंग बिरंगे बाजार और हंसते मुस्कुराते हुए लोग। लेकिन रात होते ही नूरपुर का रंग बदल जाता था। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता और हवा में एक अजीब सी बेचैनी गूंज उठती। लोग जल्दी जल्दी घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद कर लेते, जैसे कोई अनजानी चीज़ रात के अंधेरे में घूमती हो। मैं रिया एक नूरपुर के एक पुराने डिपार्टमेंट में रहती हूँ। मेरा फ्लैट तीसरी मंजिल पर था और खिड़की से सामने वाली सुनसान सड़क दिखती थी। मैं एक ग्राफिक इंजीनियर थी। रात को देर तक काम करना मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे एक अजीब सा बेचैनी महसूस हो रही थी। रात को काम करते वक्त ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे छुप कर देख रहा हो। चारों ओर खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी हवा का झोंका एक मेरी गर्दन को छू कर जला जाता। मैं मात्र इसे दिमाग का वहम समझकर टाल देता। एक रात तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। बाहर बारिश की हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। मतलब बाहर हल्की हल्की बारिश चल रही थी और सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक मेरे फ्लैट की बिजली चली गई। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। मैंने फ़ोन की टॉर्च फ्लैश यानी कि जलाई और मोमबत्ती ढूंढने लगी। तभी खिड़की के पास एक हल्की सी खटखट की आवाज़ आई। तभी अचानक मेरा दिल थम से रह गया। मैंने सोचा कि बारिश की शायद बूंदें खिड़की पर गिर रही हैं, लेकिन आवाज़ नियमित थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर खटखटा रहा हो। मैंने तभी हिम्मत जुटाकर खिड़की की ओर देखा। बाहर सड़क खाली थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी बारिश की बूंदों से चमक रही थी। लेकिन तभी मेरी नज़र सड़क के एक कोने के पास पड़ी। वहाँ स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे एक काला साया खड़ा था। वह इंसानों जैसा लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा तो जैसे था ही नहीं। बस एक काला धुंधला धब्बा, जैसे किसी ने उसकी जगह स्याही फेंक दी हो। वह सिर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे ही देख रहा है। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था और मेरे ज़मीन पर से पैर कांप रहे थे। तभी हिम्मत कर मैंने जल्दी से खिड़की का पर्दा नीचे फेंक दिया और पीछे हट गया। तभी अचानक वही आवाज़ फिर आई, लेकिन मेरे फ्लैट के इस बार दरवाजे से मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी है, लेकिन इतनी रात को और वो साया, क्या वो अब मेरे दरवाजे पर आ गया है? मैंने हिम्मत कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी फर्श पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने टॉर्च की रोशनी घुमाई। मेरे लिविंग रूम में दीवार पर टंगा हुआ एक फ़ोटो फ्रेम नीचे गिर गया था। वो फ़ोटो मेरी दादी का था, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी, वो इस फ़ोटो के पास पड़ा एक काला और गीला निशान, जैसे किसी ने वहाँ स्याही से भरी उंगलियां रगड़ी हों। तभी बिजली वापस आ गई। मैंने
राहत की सांस ली, लेकिन मेरी नज़र फिर भी खिड़की पर थी। पर्दा भी अब हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई उसे छू गया हो। तभी मैंने हिम्मत जुटाई और पर्दा फिर से हटाया। सड़क खाली थी, वो साया गायब था, लेकिन मेरे फ्लैट के फर्श पर खिड़की के ठीक नीचे वही काला गीले निशान थे। नूरपुर की उस रात के बाद मेरा मन अजीब से बेचैनी में घिर गया था। वह काला साया, वह गीले निशान और खटखट की आवाज़, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, नींद की कमी के करके, और रात देर तक काम करने की वजह से दिमाग भटक रहा है। लेकिन दिल कहीं न कहीं कह रहा था कि जो मैंने देखा वह कोई वहम नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने अपने फ्लैट की सफाई शुरू की। वह काला निशान अभी भी खिड़की के नीचे मौजूद था। मैंने उसे कपड़ों से रगड़ा, लेकिन वह गया नहीं। उल्टा कपड़े पर रहस्यमय चीज़ जैसे सड़ा हुआ मांस। मैंने तुरंत कपड़ा फेंक दिया, खिड़की खोल दी, लेकिन वह गंदा जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो स्मेल। तभी मैंने अपने दोस्त विक्रम को फ़ोन किया। विक्रम नूरपुर शहर में एक छोटा सा अखबार की दुकान चलाता था और शहर की पुरानी कहानियाँ का शौकीन था। मैंने उसे सारी बात बताई। पहले तो वो हंसा, लेकिन जब मैंने उसे काले निशान की तस्वीर भेजी, उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। रिया, ये निशान, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं जल्दी ही शाम को आता हूँ, तब तक तू उस फ्लैट के अकेले मत रहना और ना ही अंदर रहना। और हाँ, अपनी दादी की वो फ़ोटो मुझे दिखाना। मैंने जैसे तैसे दिन निकाला। शाम को विक्रम मेरे प्लॉट पर आया। उसने फर्श पर पड़े निशान को ध्यान से देखा, फिर दादी की फ़ोटो उठाई। फ़ोटो में दादी अपनी पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी, जो नूरपुर के बाहरी इलाके में थी। वो हवेली अब खंडर बन चुकी थी। विक्रम ने फ़ोटो को उल्टा पुल्टा कर कर देखा और अचानक उसकी नज़र फ़ोटो के पीछे पड़ी। वहाँ कुछ लिखा हुआ था। बहुत ही मुश्किल से पढ़ा जा सका, उसके साए से बचें। ये क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। विक्रम ने गहरी सांस ली। रिया, नूरपुर की पुरानी कहानियाँ हैं। लोग कहते हैं कि इस शहर में एक साया घूमता है, काला साया। वो किसी इंसान को चुनता है और फिर उसे छोड़ता नहीं। जो भी उसका शिकार बनता है, उसके आसपास ऐसे ही काले निशान दिखने लगते हैं। और फिर क्या? मेरी आवाज़ कांप रही थी। फिर वो इंसान कभी नहीं दिखता, वो कहीं गायब हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से सिर्फ एक ही कंकार की आवाज़ निकली। विक्रम, ये सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। विक्रम ने मेरी ओर देखा। रिया, मैं भी यही सोचता था, लेकिन पिछले साल मेरे एक दोस्त अजय ने कुछ ऐसे ही निशान की बात बताई थी। वो मेरे सामने हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। एक हफ्ते बाद उसका प्लॉट खाली मिला। पुलिस को कुछ नहीं मिला, बस बिना उन काले निशानों के अलावा। मेरा दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने उस रात का जिक्र किया जब मेरे सामने उस साए, बिल्कुल सामने साए खड़क पर खड़ा था। तभी अचानक विक्रम ने तुरंत कहा, रिया, यहाँ से हमें निकलना होगा। कम से कम आज रात के लिए मेरे घर चल। मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैं डर के मारे भागी तो ये डर मेरे पीछे पीछे आएगा। मैंने विक्रम को भरोसा दिलाया कि मैं ठीक हूँ। उसने अनमने मन से अपने जेब से एक पुराना तावीज़ निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। इसे अपने पास रख, और अगर रात को कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दे तो मुझे फ़ोन करना। विक्रम के जाने के बाद
मैंने ताबीज़ को गले में डाल लिया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैंने लैपटॉप खोला और काम करना शुरू किया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार खिड़की की ओर जा रहा था। मैंने पर्दा कसकर बंद कर दिया। तभी अचानक मेरे प्लॉट की बेल बजी। तभी मैं चौंक गई। इतनी रात को कौन हो सकता? मैंने इंटरकॉम का स्क्रीन चेक किया, लेकिन वह खराब था। बस सफ़ेद शोर दिख रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज़ हो। बेल फिर से बजी। मैंने हिम्मत कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। कौन है?" मैंने ज़ोर से पूछा। आगे से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक काला गीला द्रव छवि अंदर आने लगी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज़ हो। मैं चीख पड़ी और पीछे हट गई। तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन जगी और रिंगटोन बजी। मैंने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर विक्रम का नाम था। "रिया, तू ठीक है ना? मैं अभी अभी अपने घर पहुंचा हूं और मेरे भी फ्लैट पर वही निशान है।" मेरा तो दिमाग जैसे सुन्न हो गया। अगर साया मेरे पीछे था तो विक्रम के घर कैसे? तभी अचानक मेरी प्लॉट की खिड़की जोर से खुल गई। हवा के एक झोंका अंदर आया और मेरे कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। तभी सब कुछ शांत हो गया। वो रात मेरे और विक्रम के लिए किसी काले सपने से कम नहीं थी। मेरे फ्लैट पे खिड़की के ज़ोर ज़ोर से खुलने और उस फुसफुसाहट के बाद मैंने खुद को किसी तरह संभाला। मेरे गले से विक्रम का दिया तावीज़ गुम हो गया था, जैसे वह मुझे चेतावनी दे रहा हो। मैंने फ़ोन पर विक्रम को चीख कर कहा, "विक्रम, तू अभी मेरे प्लॉट पर आ, कुछ ठीक नहीं है।" विक्रम ने कहा, "अभी अभी तुरंत निकल रहा हूँ।" लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैंने फ़ोन रखा और दरवाजे की ओर देखा। वह काला गीला शव या साया अब फर्श पर एक अजीब सा आकार ले रहा था, जैसे कोई प्रतीक या निशानी। मेरी नज़र दादी की फ़ोटो पर गई और तभी एकदम से फर्श पर पड़ी। मैंने उसे उठाया और पीछे शब्दों को ध्यान से पढ़ा, "उसके साए से बचें।" अचानक मुझे एक बात याद आई। दादी ने मरने से पहले मुझे एक बात बताई थी कि उनकी हवेली में कुछ पुरानी चीज़ें छिपी हैं जो कभी नहीं खोल सकती या खोली जा सकती हैं, और वो कभी खोली भी नहीं जानी चाहिए। मैंने हमेशा उसकी बूढ़ी उम्र की बात समझकर अनदेखा कर देती थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि उस साए का ताल्लुक इसी हवेली से है, या कह सकते हैं इसी प्लॉट से है। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने बैग में कुछ ज़रूरी सामान डाले। मुझे लगा कि अगर साया मेरा पीछे है तो मुझे उसका सामना करना होगा, लेकिन मेरे फ्लैट में नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं दादी की हवेली जाऊंगी, शायद वहाँ कोई जवाब मिले। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। मैंने डरते हुए इंटरकॉम चेक किया। इस बार स्क्रीन पर विक्रम का चेहरा था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। विक्रम अंदर आया और बोला, "रिया, मेरे फ्लैट में यूँ आया था।" मैंने तभी अपनी खिड़की पर देखा। उसने मेरा नाम लिया। मैंने उसे शांत किया और सारी बात बताई। "विक्रम, हमें दादी की हवेली जाना होगा। मुझे लगता है इस साए का राज वहीं छिपा है।" विक्रम तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा, "रिया, अगर हम वहाँ गए तो वो साया हमारे साथ तो है।" तो मैंने जवाब दिया, "हम उसका सामना करेंगे। भागने से अच्छा है हम उसका सामना करें, और ना ही ये भागने से ख़त्म होगा।" हवेली की रात नूरपुर के बाहरी इलाके में बनी दादी की हवेली
अब एक खंडर बन चुकी थी। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे जब हम वहां पहुंचे। बारिश रुक चुकी थी लेकिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। हवेली का लोहे का गेट जंग खा चुका था और उसे खोलते वक्त एक डरावनी चरमराहट गूंजी। और जब हम अंदर गए, अंदर का मंजर और भी भयानक था। दीवारों पर पूरी पेंटिंग लटक रही थी जिसमें उस पेंटिंग में चेहरों की आंखें हमें ही घूर रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी लेकिन कुछ जगहों पर काले निशान दिख रहे थे, वही निशान जो पहले प्लॉट में दिखे थे। तभी विक्रम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रिया, ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखे। मैंने कहा, विक्रम, हमें देखना चाहिए। हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर एक पुराना कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ था। अंदर एक पुराना संदूक पड़ा था जिसके ऊपर वही काला निशान और द्रव लटक रहा था। मैंने संदूक के पास जाकर देखा। उस पर ताला लगा था लेकिन ताला जंग खा चुका था। मैंने विक्रम की ओर देखा, तभी उसने सिर से अपनी हामी भरी। मैंने एक पास पड़े लोहे की रॉड को ताले से तोड़ दिया। संदूक खुलते ही हमारे पास से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और मेरे गले का तावीज़ और गर्म हो गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, काला साया एक अभिशाप है। इसे मेरे पूर्वजों ने जागृत किया था। ये हर पीढ़ी में एक को चुनता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है उसका नाम पुकारना। नाम? मैंने हैरानी से कहा। तभी हवेली में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी। हमने एकदम से पीछे मुड़कर देखा। वह काला साया दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा अब भी धुंधला दिख रहा था लेकिन उसकी आंखें दो चमकती सफ़ेद बिंदु हमें ही घूर रही थीं। विक्रम चीखा, रिया भाग! लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने डायरी के अगले पन्ने पर पढ़ा। वहाँ एक नाम लिखा था, शमशेर। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, शमशेर, तू जो भी है, अब बस कर। साया रुक गया। उसकी आंखों से चमकती चीख हवेली में गूंजी। फिर धीरे धीरे वह साया हवा में विलुप्त हो गया। उसका काला द्रव फर्श पर फैल गया और धूल में मिल गया। तावीज़ अब ठंडा हो चुका था। हम दोनों हवेली के बाहर भागे। सुबह की पहली किरण निकली। हमने पीछे मुड़कर देखा। हवेली वैसी ही थी लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति लग रही थी। मैं और विक्रम उस रात बच निकले लेकिन वह मंजर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मैंने दादी की डायरी को जला दिया ताकि वह अभिशाप फिर कभी न जागे। हवेली के तुड़वाकर वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लेकिन उस रात को जब मैंने अकेली थी तब मुझे बहुत डर लगा और आज भी जब मैं अकेली होती हूँ मुझे लगता है कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है। मैं पर्दे नहीं हटाती। शायद वह साया या वो काला साया पूरी तरह गया नहीं। शायद वह इंतज़ार कर रहा है किसी और पीढ़ी के लिए और अगली पीढ़ी में शायद मेरा बेटा या मेरी बेटी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।